अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जनाब, आवाज आ रही है तो मुझे प्लीज बता दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली मुझे आवाज से कंफर्म कर दें आपको। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? किधर गए हो यार? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? I think there was some kind of issue in the go to webinar, so that's why आवाज नहीं आ रही थी, but
अब ठीक है, आवाज मेरे ख्याल से क्लियर है, इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। मैं भी फिजिकल क्लासेस करा के आया हूँ, तो पहुंचते पहुंचने में टाइम लग गया थोड़ा सा, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं आपको सारा इसका पैनल गिवन करता हूँ। जो अनाउंस पैनल था उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके आपको रिवाइज प्लानर जो है वो भी क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। आपने क्या करना है, आपने उसके साथ साथ चलना है। आपका R1 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। आता है नहीं आता चीज़ों को, ठीक है। आगे 10-12 दिन की एफर्ट्स है। आप लोगों के पास 24 तारीख तक का टाइम है। आज 10 तारीख है, 24 तक का टाइम है आप लोगों के पास। चौबीस तक का टाइम है ना, 24 तारीख तक मुझे अपना वक्त दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बट अगर तेरी मैंने जान मांग ली ना, फिर तूने बैठ के कह देना होना कि एक्स की वैल्यू मेरे से याद नहीं हो रही, फिर तो रोता रहेगा बैठ के। ठीक है, हम इसको डिस्कस आउट करते हैं। डिस्कस आउट करते हैं। जहां पे भी हैं, जिधर भी हैं, जहां पे भी स्टैंड कर रहे हैं, आप बस साथ मिल जाए। पेपर आपका हम इंशाल्लाह एफर्ट्स करके पास करते हैं। आप में से लाहौर वाले कितने बच्चे हैं, कोई बता सकते हैं? लाहौर से कितने बच्चे बिलोंग करते हैं? यार जो लाहौर वाले बच्चे हैं ना, आई वुड रिकमेंड यू कि आप फिजिकली आके SBI में R1 ले लें। वहां पे आपके लिए आपकी रूटीन बन जाएगी और बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लाहौर वालों को, मैं जो लाहौर से हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो दुबई में बैठे कह रहे हो कि मैं भी लाहौर से हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? लाहौर वाले बच्चे सुबह 11 बजे से लेके 1:15 तक की क्लास में आ जाएं। वहां पे अगर मैं जिस दिन लेट आऊं तो मैं वहां पे पैटिस भी खिलाता होता हूँ। तो इसलिए ये है, गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, दोनों आना चाहते हैं आ जाएं। ठीक है, तो मैं लाहौर वाले बच्चों को आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फिजिकल आए, वहां पे R1 में आके एफर्ट मारें। आपका पेपर जो है वेस्ट हो जाएगा। अगर आप 10 दिन के लिए भी आने जाने का टाइम नहीं निकाल सकते हो, आप समझते हैं आपका आने जाने का टाइम वेस्ट होगा, तो जिंदगी फिर जो करेगी आपके साथ वो बड़ी बुरी होगी। बट आई वुड सजेस्ट यू कि लाहौर वाले जो हैं वो फिजिकली आके देखें। उनको वहां पे एक सेंस ऑफ बेइज्जती मिलेगी, जिसकी वजह से वो पढ़ लेंगे। अगले वहां पे भी 24 तारीख तक R1 जानी है, और यहाँ पे भी 24 तारीख तक ही R1 जानी है। तो इट विल बी बेटर कि वहां पे जाके अगर पढ़ लो फिजिकल बैठ के सामने, तो ठीक है। अगर तुम लाहौर में, तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम वहां पे बैठे हुए हैं इन कैंपस, कोई चार्जेस कुछ भी नहीं है, तो वहां पे जाके देख लो कि सारा बेहतर हो जाएगा।
और बाकी जो कहीं पे भी हैं या कहीं पे भी आप दिल नहीं कर रहा आप लोगों का, तो आपके लिए यहाँ पे ऑनलाइन तो मैं हाजिर ही हूँ इस टाइम पे। तो ऑनलाइन भी उतनी एफर्ट्स चलती हैं, फिजिकली भी उतनी ही एफर्ट्स जो है वो चल रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपके ऊपर है, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप फिजिकली आके क्या कर लिया करें, ले लिया करें। स्केड्यूल है, वहाँ पे भी उतनी एफर्ट्स हैं, यहाँ पे भी उतनी एफर्ट्स लग रही हैं, लेकिन अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे टाइमिंग जो है वो होगी सुबह 11 बजे से लेके 1:15 बजे तक, और यहाँ पे टाइमिंग जो होगी कल से वो 5:15 से तकरीबन स्टार्ट करूँगा, और मैं कोई ये 7:15 तक चलेगा। इसके बाद 7:30 बजे मैं टेक्स्ट जो है वो मैं स्टार्ट कर दूँगा। इंस्टीट्यूट का नाम SBI है, SBI गार्डन टाउन में होगा, आतिफ आबदी साहब का। ठीक है जी। R1 2-3 चीजें हैं जो आपको कमिट करनी है मेरे साथ R1 में। आप लोग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आप लोग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट के रिवीजन आप लोग ले रहे होंगे। क्या वहां पे जान लग रही है, वहां पे एफर्ट्स हो रही हैं, मजा आ रहा है वहां पे, चीजें मजा आ रहा है, खौफ खत्म हुआ, खौफ की जो फिजा है वो खत्म होना शुरू हुई टेक्स्ट में। अब वही जो आप में है था ना खौफ, वो आपका यहाँ पे भी खत्म कर दूंगा R1 में भी। R1 ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे इस दुनिया में, बहुत ही आला किस्म के बुजुर्ग थे। उन्होंने इस दुनिया में एक बहुत अहम बात की थी, वो बात को अपने पल्ले में डाल लें। वो बात आपने अपने पल्ले में बांध लेनी है, उसको भूलना नहीं है। और वो बात है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये आपने अपनी जिंदगी का रूल बना लेना है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। इंशाल्लाह जितनी टेक्स्ट में मैं एफर्ट मार रहा हूँ, उतनी ही एफर्ट्स R1 में मार के ये भी आपका पास करवा दूंगा। बस आपने यकीन रखना है, बिलीफ रखना है, और मेरे साथ साथ आपने जो जो काम कहूँगा वो इस्तेमाल वो करते जाने हैं। अभी मैंने कुछ मस्ट टू डू क्वेश्चंस का मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है वो, और सब कुछ हम लेके चलेंगे। हर एक टॉपिक होगा, डिटेल्ड भी होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको उसकी क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा, क्वेश्चंस भी वीडियो देता जाऊंगा साथ साथ। आपने अगले 10 से 14 दिन के लिए मुझे कमिटमेंट देनी है, और वो कमिटमेंट होगी सिर्फ 3.5 घंटे रोज की, या 3 घंटे। जो अच्छे बच्चे हैं जिनका सिलेबस है, जो पढ़ चुके हुए हैं, उनके लिए इस क्लास के बाद सिर्फ 2 घंटे रोज का R1। जो थोड़ा सा सफरिंग वाले हैं उनके लिए 3 घंटे इसके बाद R1। 3 घंटे R1 के लिए 24 घंटों में से निकाल लोगे? 3 घंटे R1 के लिए अपने 24 घंटे के स्केड्यूल से निकाल लोगे? अगर आप 3 घंटे R1 से R1 के लिए निकाल लोगे ना, अगले 14 डेज की एफर्ट है। मैं आपसे 24 जनवरी को पूछूंगा, 24 फरवरी को पूछूंगा, हाँ भी बताएं अब पेपर क्या है क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह आपने इसके बाद मॉर्निंग में बैठे, जो पढ़ने के लिए दूंगा, जो प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो करते जाने, दैट विल बी इनफ। 3 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ना, मैक्सिमम 3 घंटे पढ़ना है। जो काम दिया रहेगा वो पढ़ना है। अभी मैं आपको पूरा आज ओरिएंटेशन करूंगा कि क्या क्या होगा। टेस्ट इसके भी बीच में है, और टेस्ट मैं डंके की चोट पे लूंगा, लेकिन आप लोग टेस्ट में इतने वाहियात हैं, खासतौर पर जो मेरे इनरोल स्टूडेंट्स हैं, मुझे तो इनसे अच्छे की उम्मीद थी, बट इन्होंने मेरी हमेशा नाक कटवाई है। इतनी मैंने एफर्ट्स की हैं टेस्ट में, मैंने 4 बंदों की टीम हायर की है कि यार मुझे इनके टेस्ट मार्क करवाने हैं, उनको मैंने पे तक कर रहा हूँ। टेस्ट कितने बच्चों ने दिए? ये इनरोल्ड वालों को ना शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग टेस्ट नहीं देते। लिटरली शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों ने टेस्ट क्यों नहीं दिया। मैं टेक्स्ट की अभी वो तो टेक्स्ट में बेस्ट करूंगा, अभी तो R1 पे आ रही है, अभी तो R1 की बात करूं।
तो इसके भी टेस्ट वगैरह होंगे और ये आपको ये भी मार्क होके जो मिल रहे होंगे, ठीक है। ये क्या होगा, कुछ बेसिक गाइडेंस है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आगे चले जाएंगे प्लानर डिस्कस करके और टॉपिक जो है उसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग पहले वायरल कर दी थी ताकि वेबिनार के ऊपर इतना लोड ना आए। तो अभी वेबिनार में कोई 20-12 सीट्स अवेलेबल है, तो जिसने वेबिनार में ज्वाइन करना है वो वेबिनार पे ज्वाइन कर सकता है, वरना इसमें भी हाउसफुल तकरीबन है। वरना आप लोगों ने मुझे मारना था, तो मैंने पहले थोड़ी बहुत आवाम लाइव स्ट्रीम पे भेज दी है, बाकी आवाम मैंने यहाँ पे पार्क करवा दी ताकि किसी को ज्वाइनिंग का इशू ना हो। तो ये मैंने पहले कर दी, ठीक है। R1 आपको पता है आपका सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। R1 की भी आपको इन तमाम रिवीजन की तमाम एक्टिविटीज का ड्राइव का लिंक आ जाएगा। उन ड्राइव के लिंक्स के मुताबिक क्या होंगे, आपके तमाम सेशंस वगैरह होते जाएंगे, तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको मिलते जाएंगे, आपने बस साथ साथ चलना। आपके माइंड में बड़े क्वेश्चंस हैं R1 से रिलेटेड, क्या यार ये किताब लेके जानी चाहिए, नहीं लेके जानी चाहिए, स्टैंडर्ड कैरी करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, थियरी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपकी माइंड में है, जो आपने क्या करनी है, जो आपकी इस वक्त में तमाम क्वेरीज का आंसर करूँगा। इवन कुछ ऐसी बातें भी जो हैं जो एग्जामिनर ने रिसेंटली आइडेंटिफाई की हैं, और अगर आप उन बातों को फॉलो कर लेते हैं, आपका पेपर जो है पास हो सकता है। आई कैप में ज़रा बताएं, पेपर पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 50 नंबर चाहिए होते हैं पेपर पास करने के लिए आई कैप में। अब 100 नंबर के पेपर में से 50 नंबर सिक्योर कैसे करने हैं, वो भी मैं क्या करूंगा आपको यहाँ पे अब गाइड करूंगा, जरा सुनते जाइएगा। 3 ग्रेड है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। बड़ी वेटेज ग्रेड ए की है, उसके बाद ग्रेड सी है, उसके बाद आपका ग्रेड बी आ रहा होता है। रिसेंटली लाइक फ्यू वीक्स अगो, 2-3 हफ्ते पहले आई कैप की एग्जाम गाइडेंस आई है, जिसमें उसने हर बार में कुछ टॉपिक में कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह जो है वो उसने हमें प्रोवाइड कर दी है कि ये एडजस्टमेंट्स हैं आपके सिलेबस से रेलेवेंट है। जिसमें एक एडजस्टमेंट एनपीओ में आई है, दूसरी एडजस्टमेंट जो है वो इम्पेयरमेंट में आई है, और एक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आई है। ये जो उसने आपको एग्जाम गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है, ये 100% एग्जामिनेबल हो जानी है, क्योंकि उसने इस पेपर को पूछ लेना है। जरा 2 मिनट वेट कर ले, मेरे बैक पे अजान हो रही है।
जी जनाब, हमारे सिलेबस में कुछ रिसेंटली एग्जाम गाइडेंस आई हैं। वो एग्जाम गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने वो चीज़ पूछ लेनी है। तो आपको हर चीज़ लेके चलूँगा। अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ, आपके स्टूडेंट्स के लेवल पे डिविजन्स पे आऊँ, तो कुछ एरियाज़ हैं जो बहुत मुश्किल लगते हैं। इसमें से हर एक बच्चे का जो सबसे मुश्किल एरिया जो उसकी जान का अज़ाब बना हुआ है, दैट इज़ एनपीओ। एनपीओ उनको नहीं आता, ऐसा ही है। अब एनपीओ में भी रिसेंट चेंजेस आ गई हैं, सो दैट्स व्हाई हम वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। जितना आपको पेपर चाहिए उतना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सम प्रैक्टिस, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कहीं हैं करने के लिए, ये आप करके देंगे। इतनी सी एक्टिविटीज है, अगले 10 से 12 दिनों में कर लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे होगा और आपका पेपर जो है इंशाल्लाह पास हो जाएगा। आप एक काम करिएगा, आपके पास इस वक्त पेंसिल पड़ी होगी, आपके पास इस वक्त किताब पड़ी होगी, कुछ भी पेपर वगैरह पड़ा हुआ है, आज आप पेपर के ऊपर अपना R1 से रिलेटेड कॉन्फिडेंस लेवल लिख लें। एवरीवन, कितना कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका है, वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ टुडे इन FAR1। अपना ये कॉन्फिडेंस लेवल लिख के ना सेव कर लें। इवन मुझे बता भी सकते हैं कि आप DM पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं कि जी मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कोई मसला नहीं, मुझे बता दें। मैं ऑन एवरेज कहता हूँ कि ऑन एवरेज हर बच्चा जो है वो 40% पे स्टैंड कर रहा होगा या 45% पे स्टैंड कर रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग। मींस ये बच्चा जो है, आप में से एवरेज बच्चा 40% से 50% के दरमियान है, ना बहुत प्रीमियम पे है ना बहुत डाउन पे। 40% का हम एवरेज लगाते हैं कि एवरी पर्सन इज स्टैंडिंग एट 40% राइट नाउ। हम क्या करते हैं, जब मैं इसको खत्म करूंगा ना, जब मैं इसे खत्म करूंगा, दैट डे आपका कॉन्फिडेंस देखूंगा कि आपका अब R1 में कॉन्फिडेंस कितना है कितना नहीं है, क्या सवाल होते हैं या नहीं होते। ये सारा कुछ जो है हम उस वक्त डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो पूरा सिलेबस होगा। इसमें से एक चैप्टर है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं करवाऊंगा। उसकी रिकॉर्डिंग्स का लिंक आपके पास आ जाएगा, 1 घंटे समथिंग की रिकॉर्डिंग है, उसको सिर्फ सुन लीजिएगा, दैट विल बी इनफ फॉर यू। इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी ने वो रिकॉर्डिंग्स देख ली हुई हैं, वो वीडियो देख ली हुई है, आई गेस उनको समझ आ गया होगा और उनको किसी किस्म का मसला भी नहीं होगा। अब उनको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आता होगा। इज इट लाइक दैट और नॉट? तो हम स्टार्ट करते हैं। ये R1 का कुछ एनालिसिस है। ऑन एवरेज अगर मैं R1 का रिजल्ट बताऊं, R1 का रिजल्ट जो है वो 38% आता है ऑन एवरेज। ऑन एवरेज R1 का रिजल्ट जो है वो 38% आ रहा होता है पेपर में। इससे पिछली टाइम जो स्प्रिंग 22 में, उसमें वन ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट था। देयर वर मैनी फैक्टर्स ऑफ दैट वर्स्ट रिजल्ट, स्कीम चेंज एंड इंट्रो ज़्यादा बच्चे जो है थे वो हमारे पास यहाँ पे आ गए थे, तो वो वर्स्ट रिजल्ट था। बट अब नाउ अराउंड 38 से आप 35 से 38% तक क्या कर सकते हैं, आप R1 का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। एनालिसिस की अगर बात करूं, ये एनालिसिस पहले आ गया। ये हमारे टॉपिक्स का ना एनालिसिस है जो करंटली R1 में है। IAS 16, एरर्स 20, 23, 40, 36, इक्विटी 8, कैश फ्लो फ्रेमवर्क, रेशियोज और एनपीओ। अब इसमें से देखा जाए तो ये जो आपके पास ये चैप्टर वाइज इसका ब्रेकअप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको चलता है पता कि कौन कौन सा चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस जो है वो टेस्ट हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी बेसिस के ऊपर चीज़ों को लेके चलना है। कुछ एरियाज हमारे बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ एरियाज हमारे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो मुश्किल एरियाज हैं उनको 2 दिन पे स्प्रेड किया है मैंने। आपका प्लानर जो है वो रिवाइज कर दूंगा आज। कर भी चुका हूँ, बस उसको फाइनलाइज फॉर्म में नहीं लेके आया। कुछ एरियाज जो हैं वो स्प्रेड कर दिए थोड़े से। कुछ एरियाज जो हैं वो एक दिन में हमने 2 कर लिए हैं। लाइक IAS 40 और IAS 36 जो है, इनको मैंने मर्ज करके एक दिन पे नहीं आया हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस की ये वेटेज है, इस चैप्टर की इतनी इतनी वेटेज है, और इस तरह से हमने क्या करना है, इनको लेकर चलना है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। मैं आपको इन तमाम गाइडेंस से बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, एक दो कमेंट्स थे, क्या हम इन सेशन पे रिलाई करके पेपर पास कर सकते हैं, क्या हमारा पेपर पास हो जाएगा, क्या अगर मैं ये रिविजन्स लूँ और 3 घंटे रोज R1 को देती रहूँ तो मेरा पेपर पास हो जाएगा?
आपका पेपर या पास का फेल होना R1 हो या कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ यहाँ पे, जो एग्जामिनर ने बताई हैं। आप अगले 10 से 14 दिनों में अगर इन एक्टिविटीज़ को नहीं करते या जो बातें आइडेंटिफाई की जाती हैं, आप उनको ओवरकम कर जाते हैं, हाँ, इस सेशन के ऊपर डिपेंड करके आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। रेदर देन आप 350 पेंडिंग लेक्चर पे जाएँ और पेपर पास करने की बातें करें, आप इन लेक्चर्स पे डिपेंड करके अपना पेपर जो है वो पास करवा सकते हैं। पहला है, एग्जामिनर भाई साहब कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं जब वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो वो अपना सेशन जो है, जो पेपर जो है, उसको अजम्पशन बेसिस पे तैयार करते हैं कि कहते हैं जी ये पेपर पास पेपर में आया हुआ है, ये पेपर पास पेपर में टेस्टेड नहीं है, ये आई कैप पूछेगा, ये आई कैप नहीं पूछेगा। इस अजम्पशन के बेसिस के ऊपर जो है वो पेपर तैयार करते हैं और जो लीस्ट पॉसिबल एरिया होता है उसे बिल्कुल फॉरगो कर देते हैं। ये जो हरकत है ये इतनी बुरी हरकत है कि इस हरकत की वजह से आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाते हैं। जब आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाते हैं तो अल्टीमेटली आपका पेपर जो है वो फेल हो जाता है। दूसरा कहते हैं कैंडिडेट्स, आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ये सेकंड अटेम्प्ट है, जो R1 में सेकंड अटेम्प्ट में अपेयर हो रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं या आप में से बच्चे फेल होके आए, उन्हें पता होगा कि जब आपने लास्ट टाइम पेपर दिया था, आई कैप में अपेयर हुए थे इस सब्जेक्ट में R1 में, तो कुछ सवाल ऐसे थे जो बड़े अच्छे आपके हुए थे, बड़े ही आउट क्लास, जिसका आपको 100% पता था मेरा रिजल्ट इस सवाल का क्या आना है। देयर वर सम क्वेश्चन लाइक दैट। और कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे जो बिल्कुल भी आप अच्छे नहीं कर पाए थे। ऐसा हुआ किस कोई रिपीटर भाई के साथ। गो टू वेबिनार का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो सिर्फ मुझे नजर आ रहे होते हैं। आप मेरे अलावा आपका कमेंट्स, आपका मैसेज कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं दे सकता। तो ये सबसे बेहतर है कि आप लोगों की प्राइवेसी जो है वो मेरे पास रह जाती है। आप लोग एक्सपोज नहीं होते किसी के सामने भी। तो दैट्स व्हाई मैंने गो टू वेबिनार ऑप्ट किया हुआ था कि आप लोगों की जो दिल की बातें हैं वो सिर्फ मैं ही सुन रहा होता हूँ और कोई नहीं सुन रहा होता। तो ये जो रिपीटर्स हैं उनके साथ ये हो चुका हुआ है। उन्हें पता है कि लास्ट टाइम पेपर दिया था, 5 सवाल थे या 7 सवाल थे, 2-3 सवाल बड़े ज़्यादा अच्छे हुए थे, 2-3 सवाल बहुत अच्छे हुए थे और कुछ ऐसे सवाल थे जो बिल्कुल हो ही नहीं पाए थे और इसकी वजह से आप फेल हुए हैं। अब ये किसने बताया? ये एग्जामिनर भी बता रहा है। एग्जामिनर कह रहा है स्टूडेंट्स जो है मेजॉरिटी वो क्या करते हैं, वो 2 सवालों में 3 सवालों में बड़े अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। बड़े पूरे-पूरे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें से वो पासिंग मार्क्स भी अचीव नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप रिमेनिंग क्वेश्चन में से पासिंग मार्क्स तक अचीव नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई की है। इस प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, हल करना है कि क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है। उसके अलावा एग्जामिनर कहता है कि मेजॉरिटी बच्चे ऐसे थे जो फेल हुए हैं लेस देन 90% 9 मार्क्स से। मतलब मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो किस में फेल हो रहे हैं, 40 की कैटेगरी में फेल हो रहे हैं, 40 या 40 की कैटेगरी में फेल हो रहे हैं। तो ये जो इश्यूज हैं ये उसने आइडेंटिफाई की हैं और जो 40 में फेल हो रहे हैं वो क्यों, कि उनके पेंडिंग लेक्चर्स बहुत ज़्यादा थे। अब उनके पेंडिंग लेक्चर्स बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने फिर सिलेक्टिव स्टडी की। सिलेक्टिव स्टडी की तो सिलेक्टिव स्टडी में से ही उन्हें सिलेक्टिव मार्क्स आए हैं, पेपर पूरा नहीं कर पाए। उसके अलावा एग्जामिनर ने R1 का अगर जितने भी पास पेपर कमेंट्स आए हैं, एक मिनट यहाँ पे R1 आना है, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है हेडिंग में R1 आना है। जितने भी एग्जामिनर कमेंट्स हैं अगर आप उनको देखें, 50% टू 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं 40 से 49 में। अगर वो थोड़ी सी एफर्ट करते तो वो क्या कर सकते थे, वो अपने मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप में से काफी बच्चों को है, आप लोगों को रेफरेंसेस देने की आदत नहीं है। आप लोगों के पेंडिंग लेक्चर जो है वो इतने ज्यादा हो, पेंडिंग लेक्चर कह रहा हूँ, आप लोगों की प्रेजेंटेशन जो है वो इतनी पुअर होती है कि आप लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि कौन सी बात कैसे करनी है और कौन सी बात हमने कैसे नहीं करनी। सवाल कर रहे हो, सवाल में कोई अमाउंट फाइंड आउट की है, उसके रेफरेंसेस नहीं दे पाते, उसकी वर्किंग इतनी गंदी कर रहे होते हैं आप लोग कि एग्जामिनर के लिए उस चीज को ढूंढना, उस चीज को क्रॉस मैच करना ये पॉसिबल नहीं होता।
ये मिस्टेक भी आपने नहीं करनी, इसको भी आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके अलावा क्वेश्चंस को केयरफुली रीड नहीं करते। जो एग्जामिनिस्ट ने टॉपिक टेस्ट नहीं किए होते, आप उस पर हिट एंड ट्रायल करते हैं कि लास्ट टाइम में उसने ये पूछा था, अब नहीं पूछेगा, आ जाते हैं। पेपर में आप अननेसेसरी टाइम लगाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का है। R1 का पेपर पूरा नहीं हो पाता आपका, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आप क्या कर रहे होते हैं, जो आप फेस कर रहे होते हैं। पेपर मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है, ऐसा है कि नहीं है? एक प्रॉमिस कर सकते हो मेरे साथ, मैं आपकी पेपर मैनेजमेंट जो है वो हल करवा सकता हूँ। जस्ट वन प्रॉमिस। आप लोग जिनसे पूरा पेपर नहीं होता, आप लोग ही होंगे जो 90 प्लस मार्क्स का पेपर करके आएंगे। मैं 23 या 24 को ये रिवीजन जो है वो खत्म करूंगा। 23 या 24 को रिवीजन खत्म करूंगा। पेपर आपका आई गेस 12 तारीख को है, 12 मार्च को है ना, 14 मार्च को। इसका मतलब स्टिल आपके पास अराउंड 3 हफ्ते होंगे। स्टिल यू विल लेफ्ट विथ 3 वीक्स। 23 के बाद 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते होंगे आपके पास पेपर में। आपने उन 3 हफ्तों में एक काम सिर्फ करना है, अगर आप वाकई पेपर को सीरियसली पास करना चाहते हैं। नंबर 1 आप क्या काम करेंगे? नंबर 1 आपने ये जो स्केड्यूल है, डेली का काम डेली करना है। डेली एक्टिविटी आपने क्या करनी है, आपने डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्म करनी है। नंबर 1 ये। और क्लास के बाद 3 आवर्स मैक्सिमम क्या देने हैं, आपने FAR1 को देने हैं। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आपने काम करना है आफ्टर रिवीजन। जब ये मेरा सेशन एंड हो जाएगा, जब रिवीजन खत्म कर दूंगा मैं, उसके बाद आपने क्या करना है, एक काम लाजमी करना है। आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कोई से 3 पास पेपर पकड़ लेने। कोई से 3 पास पेपर जो है वो क्या कर लेने हैं, वो आपने पकड़ लेने हैं। मैं आपको पास पेपर तक बता देता हूँ। ऑटम वाइज, स्प्रिंग वाइज, ऑटोमेटिक। ये 3 अटेम्प्ट्स के आपने जो पास पेपर हैं वो पकड़ लेने हैं। आपने 3 अल्टरनेटिव डेज सेलेक्ट कर लेने हैं और इनको सॉल्व करने हैं आपने। सॉल्व का मतलब ये नहीं है कि बस रैंडमली बैठ के एक सवाल कर लिया, उठ के चले गए, फोत हो गए, ऐसा काम नहीं करना। आपने प्रॉपर टाइमर लगाना है, जिस तरह आई कैप में लगता है 3 घंटे 15 मिनट का। आप अपना क्वेश्चन पेपर पकड़ोगे, आप उसका प्रिंट लेके आओगे, अपने सामने रखोगे। जितनी आई कैप में रिक्वायर्ड शीट्स होती हैं, जितनी सजेस्टेड शीट्स होती हैं, आप उतनी शीट्स पकड़ेंगे, अपने साथ बैठेंगे और प्रॉपर 3 घंटे 15 मिनट की ये एक्टिविटी जो है आपने परफॉर्म करनी है। पूरे 3 घंटे 15 मिनट की ये एक्टिविटी जो है वो क्या करनी है, आपने परफॉर्म करनी है। उसमें क्या होगा, उस एक्टिविटी में उस एक्टिविटी में क्या होगा कि आप वो पेपर कर रहे हैं जो आपने पहले जिसके तकरीबन सारे सवाल प्रैक्टिस आउट किए हुए हैं। मतलब वो अटेम्प्ट के और जैसे ऑटम 21 के सवाल जो होंगे, 16 का, 36 का, 30 का, ये सारे आपने प्रैक्टिस किए होंगे, ऐसा ही होगा। और जिस पेपर को आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, जिन सवालों को आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आप वो क्या कर रहे हैं, आप उन सवालों को अब एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। पहले जिंदगी में आपने मल्टीपल टॉपिक्स को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। आप क्या कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, आप सारे नॉन क्वेश्चंस जिनको आपको याद हैं, जो आपको रटे हुए हैं, आपको उनके जवाब तक रटे होंगे। आप जब उनको एक साथ करने बैठेंगे ना, जब आप फर्स्ट टाइम 3 घंटे में पेपर करेंगे तो आप 3 घंटे में कभी भी पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। ये मैं उस पेपर की बात कर रहा हूँ
उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड आते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। घबरा जाएंगे? घबराना नहीं है आपने, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप 70% तक पेपर ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, या मैक्सिमम 80% तक जो है वो आपका पेपर जो है वो अटेम्प्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप सेकंड अटेम्प्ट पकड़ेंगे 2 दिनों बाद, 3 दिनों बाद आप उसको सॉल्व करने बैठेंगे। अब जब आप दोबारा पेपर कर रहे हैं R1 का, तो अब आप ऑटोमेटिकली कितना पेपर सॉल्व कर गए होंगे? 80 से 85 मार्क्स का पेपर जो है आपने कर लिया होगा। उसके बाद जब आप तीसरी अटेम्प्ट पकड़ेंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे, तो आप तकरीबन 90% प्लस, 90 मार्क्स से प्लस का पेपर अटेम्प्ट करके बैठेंगे। अब 3 दफा आपने कर लिया, मिनिमम 3 दफा। अब क्या होगा? आप 14 मार्च को जब आई कैप के हॉल में बैठे होंगे, आपके लिए ये नया पेपर है। आपको लग रहा है कि आप R1 का पेपर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट आपके दिमाग में और आपके हैंड में इस तरह का कनेक्शन डेवलप हो गया होगा कि वहां पे आपके लिए फीलर जो है वो नया नहीं आएगा। अभी 2-3 बच्चे मुझे रोज मिलते हैं, फिजिकल क्लासेस से मिलते हुए मिल जाते हैं कि सर वो लास्ट टाइम फेल हो गया, एग्जाम हॉल का प्रेशर बड़ा था। जब आप ये काम करके जाएंगे तो कभी भी आपको एग्जाम हॉल का प्रेशर फील नहीं होगा। आपको लग रहा है कि भाई आप 14 तारीख को R1 का पेपर ही कर रहे हैं, आपका हाथ तेज चलेगा, कैलकुलेशन पे आपको मसला नहीं आएगा, आपको सवाल स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पेज मैनेजमेंट आ जाएगी, आपको ईच एंड एवरीथिंग उस वक्त आई कैप के हॉल में बैठ के हो रही होगी। आपका वहां पे भी, अब आप पेपर कौन सा कर रहे हैं? R1 का एक अनसीन पेपर कर रहे हैं, उसमें भी आप इंशाल्लाह 90 प्लस मार्क्स का पेपर भी अटेम्प्ट करके निकलेंगे। और जब मई में आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में आपके CRN नंबर के सामने लिखा होगा परमानेंट क्रेडिट लिखा होगा, अगर आप ये एक्टिविटीज करके जाते हैं। प्रॉब्लम इज डैट क्या होता है, आपने पूरी जिंदगी दे मार 4.5 पौने 500 सवाल किए हुए और आप थक गए सवाल कर करके। अब क्या हो रहा है? आपने कभी भी कंबाइंड क्वेश्चन नहीं किए, कभी भी आपने कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपने नहीं किए, कभी भी आपने कंबाइंड क्वेश्चन नहीं किए। जब आप कंबाइंड क्वेश्चन फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपसे नहीं हो रहे होते। फिर क्या करना है? फिर आपने जाके जब वहां पे ये एक्टिविटीज करके जाएंगे, तो आपके पास फिर वहां पे कोई मसला मसाइल वहां पे फेस नहीं होगा। ये चीज अगर आप कर लेते हैं, ये चीज आप अडॉप्ट कर लेते हैं, इसी अटेम्प्ट में ही क्या होगा, आप पेपर पास कर लेंगे। इज दैट क्लियर? आप लोगों ने सिर्फ मेरे से ये वादा करना है देखिए, ये वो तमाम चीजें हैं जिनका अल्टीमेट बेनिफिट आपको ही होना है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं होना। मुझे कोई बेनिफिट नहीं होना, ना मैं आपसे कोई पैसे डिमांड कर रहा हूँ। ऑल तो आप लोग मुझे कह देंगे मेरी गर्दन में बहुत बड़ा सरिया है, गार्डर है, या पिलर ही आ गया मेरी गर्दन में कि मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ये तमाम वो एक्टिविटीज हैं जो आप इन दिनों में परफॉर्म कर जाएं, भाई पेंडिंग लेक्चर्स भी है ना, आपका पेपर पास हो जाएगा अगर आप ये तमाम एक्टिविटीज मेरे साथ कर लेते हैं। आपको जो क्वेश्चंस मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, मस्ट डू क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज, ये क्वेश्चंस कर जाते हैं और ये एग्जाम साइमुलेशन फील कर देते हैं, तो पेपर पास हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे कभी भी मैं आपको किसी टॉपिक के 100 सवाल, 150 सवाल, 300 सवाल करने के लिए नहीं कह रहा। मैंने मुनासिब स्ट्रेंथ के सवाल दिए हैं, 3-3, 4 सवाल है, दैट इज इनफ फॉर यू। आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा यहाँ पे, कंसेप्ट की स्ट्रॉन्ग करूंगा, 2-2, 3-3 सवाल करवा दूंगा और 2-2, 3 सवाल करने के दे दूंगा। कंसेप्ट पक्के हो गए, 2-3 सवाल कर लिए, करने आ गए हैं, दैट विल बी इनफ फॉर यू। इतना अपने आप पे बिलीव रखना है कि आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। गॉट इट? तो ये आपने करने। और अब ये 10 दिन का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, बट
डॉक्यूमेंट में शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कर चुका हूँ। अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ, तमाम क्वेरीज का आंसर करता हूँ। स्टैंडर्ड्स के बारे में बता दूंगा कि स्टैंडर्ड्स वगैरह रिक्वायर नहीं होते। R1 में स्टैंडर्ड्स लेके जाने के लिए मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो R2 में भी नहीं करता भाई। हमने तो एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CFA 1 में भी स्टैंडर्ड के बगैर पेपर पास करके दिखाया हो, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स R1 में एटलीस्ट कैरी नहीं होनी चाहिए। अभी सिलेबस प्लान वैसे 10 दिन का था, बट इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू 12 डेज या 13 डेज तक जाएगा। मैं इसको 22-23 को एंड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत वीक हैं बच्चों के, जिसमें डिस्क्लोजर्स बच्चों को नहीं आते बनाने। मैंने इनकी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवानी है, एक्स्ट्रा डे रखवाने हैं। NPO के मैंने एक्स्ट्रा डे रखवाने हैं। और जो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं IAS 8 EPS और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के और नॉन करंट एसेट्स के, इनके लिए मैंने एक सेपरेट डे जो है वो मैंने प्लान किया हुआ है। ये मैंने क्या किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। तो इनको हमने क्या करना है, इनको हमने सेपरेट लेके चलना है, ठीक है। उसके अलावा पेपर के साथ क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। 11 टॉपिक है, 10 टेस्ट आपके मैं कंडक्ट करवा दूंगा, मार्क हो जाएंगे। और ये नोट्स वगैरह जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। आपने आखिरी मंथ में जो प्रिपरेशन करनी है, या इन दिनों कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप कोई भी पेपर पास करना चाहते हैं, CMA हो जाए, टैक्स हो जाए, R1 हो जाए, या बिजनेस लॉ हो जाए, कोई भी पेपर पास करना चाहते हैं एज फ्रॉम टुडे, ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले आपने अपना दिमाग बनाना है कि भाई पेपर पास हो सकता है। सिलेबस के इश्यूज, इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, जो मैंने ऑलरेडी कर दी हैं आपको कि यार ये इश्यूज हैं, ये एरियाज हैं, इनको हम इस तरह लेके चलेंगे। स्केड्यूल या तो अपना बना लें, अपना स्केड्यूल आप नहीं बना सकते, आप इसलिए मेरे बनाए हुए स्केड्यूल को फॉलो कर लें। बर्डनाइज भी नहीं फील करेंगे, साथ साथ चलेंगे, आप इजी भी रहेंगे। आपकी एक रूटीन सेट होनी चाहिए, हैप या रैंडम काम नहीं करना चाहिए आपको। ये ना हो कि आप कभी सुबह R1 कर रहे हैं, कभी दोपहर को कर रहे हैं, कभी शाम को कर रहे हैं। एक टाइम डेडिकेट कर लें कि आपने R1 कितने बजे करना है, उतने बजे ही R1 करें, अपनी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना। और पढ़ना शुरू कर दें, स्टडिंग करना शुरू कर दें। उसके अलावा आप जो अपना प्लानर बनाएंगे, या जो मैं आपको प्लानर दिया है, ये आपका बजट, ये आपका स्केड्यूल है, प्लानर है। इसको कंपेयर करें आपकी एक्चुअल रूटीन के साथ से, कहाँ चल रही है, कितनी चल रही है, इसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। अगर आप अपने एक्चुअल प्लान से पीछे जा रहे हैं तो ये आपको टेंशन होनी चाहिए। आप उसको कभी भी पीछे नहीं जाने देना। और अभी मैंने आपसे कहा था 3 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे पढ़ने हैं, ये मैं कंसेक्टिव पढ़ने के लिए नहीं कह रहा। आप इसको ब्रेक्स ले सकते हैं, आप इसमें इंटरवल्स में पढ़ सकते हैं। मतलब 1 घंटा पहले पढ़ लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया 15-20 मिनट का, सो गए उठ गए, फिर पढ़ लिया, फिर सो गए उठ गए। तो ब्रेक्स के साथ पढ़ेंगे, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। आपका माइंड जो है वो स्टक नहीं होगा, आप इजी रहेंगे। उसके अलावा आपने फुल लेंथ मॉक भी देना है। 27 तारीख को मॉक है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर R1। वो मॉक आप लोगों ने अटेम्प्ट करने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि स्टे अवे फ्रॉम फेसबुक ग्रुप। इन दिनों में आपने फेसबुक के ग्रुप से अपने आप को अवॉइड रखना है। आप फेसबुक खोलेंगे, रैंडम पोस्ट आ जाएगी जी मेरे 40 लेक्चर हैं, क्या मैं R1 पास कर सकती हूँ। नीचे 100 कमेंट पढ़ेंगे, आप उसकी मुसीबत के साथ अपने आप को रिलेट करेंगे, और आप वो सोचते सोचते अपने आप को डिप्रेस करके बैठे होंगे। यहाँ आ रहेगी फेसबुक के पोस्ट पे कि जी मैंने NPO नहीं किया, क्या मैं पेपर पास कर सकता हूँ। तो आ रहेंगे जी हाँ मैंने लास्ट टाइम भी नहीं किया, मेरा पेपर पास हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको पता भी नहीं होना कि उसका पेपर पास है कि नहीं है। उसकी ओपिनियन पे आप भी NPO नहीं करके जाएंगे और आप भी फेल होके आए होंगे। तो इन ग्रुप्स को आपने इन दिनों में क्या करना है, अवॉइड करना है, फेसबुक से दूर है। ये जो आपका प्लानर दिया है बड़ा आइडियलिस्टिक है, इसके मुताबिक चलें, आपकी हर चीज़ जो है वो इजीली हो जाएगी। और अपने लिए दुआ भी की, अगर दुआ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट और मॉक की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी है, क्या है क्या नहीं है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं देनी पड़ेंगी। एंड देयर इज़ नो
लाइक इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह कोई कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा मैं आप लोगों से, ना मैंने चार्ज करना था। ये सिर्फ और सिर्फ बेनेवलेंट एफर्ट है ताकि कोई रह ना जाए, और जो एफर्ट करना चाहता है वो एफर्ट करें, हम उसकी एफर्ट को कन्वर्ट करने के लिए रेडी बैठे हुए। जब आपका पेपर पास हो जाएगा उस वक्त जब आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, दैट दुआ इज वेरी मच बिगर देन एनी मॉनेटरी वैल्यू। तो मुझे वो दुआएं चाहिए आप लोगों की इन पेपर को पास करवा के। तो ऑल्दो मैं थोड़ा बहुत आजकल फिर से बीमार हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू गिविंग माई 100%, और मुझे रिटर्न में भी आपसे आपका 100% ही चाहिए। मिलके एफर्ट करते हैं ना, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करें। अगर मैं 40% एफर्ट कर रहा हूँ तो आप 80% एफर्ट कर दें, एफर्ट करके तो देखें, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता फेल भी हुआ तो दुख तो नहीं रहेगा ना, कम से कम ये तो पता होगा ना कि एफर्ट की थी। ये ना हो कि आप यहाँ पे हिम्मत हार जाए आपकी हमने एफर्ट ही नहीं करनी। एफर्ट्स करें, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर आप अभी से एफर्ट करेंगे अल्लाह आपकी एफर्ट्स को रायगा नहीं जाने देगा। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी जान के ऊपर उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा वजन नहीं डालता, जितना वो कैपेसिटी अब्सॉर्ब कर सकता है उतनी ही अल्लाह आपके ऊपर डालता है। तो अल्लाह अगर देख रहा है आपकी लॉन्गिंग्स आपकी सफरिंग्स देख रहा है तो वो क्या करेगा, वो आपको उसका बेस्ट अजर सिला देगा। आप एफर्ट्स तो करके जाएं, अगर आप एफर्ट्स नहीं करके जाते तो फिर आप पेपर भी नहीं पास कर सकते। ये भी लिखवा लो। अल्लाह का इंसाफ जो है ना, अल्लाह बहुत दुनिया इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा मुंसिफ अल्लाह पाक है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आईकेएफ हॉल में आप बैठे हुए हैं, आपके आगे एक बच्चा बैठा हुआ है और आप बैठे हुए हैं, आपके 3 चैप्टर छोड़े हुए थे, सिलेक्टिव स्टडी की हुई थी, हिट एंड ट्रायल पे आए हैं और आपका पेपर 80 नंबर का तुक्के से हो गया और आप पेपर पास करके बैठे होंगे, अगला पूरे 6 माह पढ़ के बैठा हुआ है वो फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जितनी मर्जी दुआएं कर लें मुआवजे नहीं होते। एफर्ट्स करेंगे तो मुआवजा शायद आपके साथ हो जाए, अदरवाइज नहीं होता। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। मैं आपको इसका स्केड्यूल दिखा देता हूँ। ये R1 का स्केड्यूल है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। आई थिंक इट वुड बी एंडेड ऑन 22, बट इसका 22 पे नहीं, मैं इसको अराउंड 24 पे खत्म कर रहा हूँ। 2 दिन मैंने एक्स्ट्रा करवाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा एरियाज के ऊपर जिसमें डिस्क्लोजर्स हैं, जिसमें कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करवाने हैं। इट वाज प्लान्ड कि हम 5 बजे शुरू करेंगे, बट इससे पहले जो क्लास हो रही थी वो हमारे 15 मिनट ज़ाया कर गए हैं। तो मैं इनसे मैनेजमेंट से बात करके इसको पक्का टाइम जो है इसका 5:30 बजे ही सेट करवाता हूँ, ताकि हमें रोज़ रोज़ वेट ना करना पड़े। तो आज हमारा ओवरव्यू था। अब कैश फ्लो स्टार्ट करना था, टाइम मिला कैश फ्लो स्टार्ट करूंगा, बट मैं सिग्नल ले लूंगा, इसके मुताबिक हम लेके चलेंगे। और सेम वे पे जिस तरह टेक्स्ट के टेस्ट हो रहे हैं, सेम वे पे क्या हो रहे होंगे, आपके R1 के टेस्ट भी हो रहे होंगे। जैसे जिस दिन मैं आपको IS7 पढ़ाऊंगा उससे अगले दिन नहीं, बल्कि आपको एक पूरा दिन दूंगा ताकि आप तैयार कर लें, आप उसको रेडी कर लें। उसके बाद थर्ड डे पे क्या लिया जाएगा, उसका टेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो एक दिन पूरा दे रहा हूँगा उस टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। हेक्टिक कोई चीज नहीं कर रहा। मुझे पता है कि आप लोगों के पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, लॉ पढ़ रहे होंगे या टैक्स पढ़ रहे होंगे। एक चीज का तो मुझे पता है, जो यहाँ पे टैक्स वाले हैं R1 वाले भी वही होंगे। ये तो मुझे कॉमन पता है कि ये शक्लें वही हैं जो मैं रोज टैक्स में देख रहा होता हूँ, यही शक्लें मैं R1 में देख रहा होता हूँ। तो वही लोग हैं, तो मुझे पता है। तो 2 सब्जेक्ट तो मेरे पल्ले डाल दिए हुए आप लोगों ने, और मुझे आप लोगों ने वहां पे ठोक देना पकड़ने। एक सब्जेक्ट जो रह गया होगा वो किसी आप गरीब आदमी से पढ़ रहे होंगे, लाइक बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट आप एक शरीफ आदमी से पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है ना, तो 2 तो मैं करवा रहा हूँ, 2 तो मेरे साथ कर ले, 2 तो पास करवा दूं आपके। तीसरा चले फेल हो भी गया तो उसकी टेंशन नहीं होगी आपको, ये 2 पास कर लें, टैक्स और R1। ये सारी ये वही शक्लें हैं जो टैक्स में आई होती हैं, और यही सारी आके क्या कर रही होती हैं, R1 में बैठी होती हैं। तो ये सेशंस हैं, इनके टेस्ट आप लोगों ने लाजमी देने हैं। टेक्स्ट के टेस्ट हो रहे हैं आप लोगों के, टेक्स्ट के टेस्ट ईमेल्स पे जा रहे हैं, टेक्स्ट के टेस्ट आपको ईमेल्स के जरिए ही मार्क होके मिलते भी जाएंगे। टेक्स्ट के टेस्ट हो रहे हैं, इसी वे में क्या होंगे आपके R1 के टेस्ट भी जो हैं वो हो रहे होंगे। आपने ये टेस्ट देने हैं। मैं टेस्ट की एक श्योरिटी आपको दे देता हूँ, एंड दैट थिंग विल बी कि ये तमाम टेस्ट जो हैं, ये तमाम टेस्ट आपके पास्ट पेपर में से नहीं है। पास्ट पेपर आप सारे प्रैक्टिस कर लें फिर भी ये टेस्ट आपसे नहीं होने। ये अदर देन पास्ट पेपर है, ये आउट ऑफ द वे जाके
सवाल बनाए हुए हैं, तो ये टेस्ट आपने लाजमी देने हैं, ठीक है। तो हाँ, ये हमारा प्लानर है, ये आप सबके पास होगा, आपको पता है किस किस दिन पे कौन सा टॉपिक करना है। ये डे 1 सिर्फ सुना चला गया होगा ओवरव्यू के ऊपर, मैं मेरे ख्याल से कैश फ्लो कल ही स्टार्ट कर रहा हूँ एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स मैं लेके चल रहा हूँ। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं टॉपिक खत्म कराऊं और उसके साथ साथ उसके पास्ट पेपर्स भी करवाता जाऊं। अगर मैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस लाइव ना करवा पाया तो मैं हर चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग जो है उसी बेसिस के ऊपर क्या करूंगा, मैं निकाल रहा हूँ, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड करके उसका फौरी तौर पर लिंक भेजा करूंगा, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी बहुत हो जाए, आपको बिल्कुल भी ये फील करना है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं। तो एक सफिशिएंट क्वेश्चंस जो है हर टॉपिक के, मेरी बहुत कोशिश होगी कि मैं लाइव करवाऊं। अगर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कोई सवाल ना हो पाया तो मैं एक अच्छे क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे शेयर करता जाऊंगा, वो आपने क्या करना है, वो आपने वहां से देखते जाने हैं, और जो मस्ट डू क्वेश्चन होंगे वो आपने लाजमी करने हैं। एक ये वाला डॉक्यूमेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इधर गया ये है, ये आपने लाजमी करना है। ये डेज को इग्नोर कर देना, डेज मेरे ऊपर नीचे हो गए हैं, बट ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। ये क्वेश्चंस आपने लाजमन करने हैं, लाजमी मतलब है लाजमी। जैसे रेशोस का, ऑटम 18 का, स्प्रिंग 20 का, स्प्रिंग 22 का, ऑटम 21 का, सिर्फ 4 सवाल कह रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मेरी कोशिश होगी कि 2 मैं लाइव करवा दूं, 2 मैं रिकॉर्डिंग पे दे दूं। कैश फ्लो की बात करें, स्प्रिंग 22 का, ऑटम 21 का, ऑटम 17 का और स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन करने, जिसमें से मेरी कोशिश होगी 2 मैं रिकॉर्डिंग पे दे दूंगा, 2 मैं आपको लाइव करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये क्वेश्चंस, ये मस्ट डू क्वेश्चंस हैं। अब इनको अकाउंट करें तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, इसको जरा आपने क्या करना है, लेके चलना है। ये मैं डेज ऊपर नीचे कर गया हूँ, मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि मेरा प्लानर एक्चुअल क्या है। मैंने हकीकतन में जब ये टॉपिक्स बनाना था तो मैंने पहले टॉपिक्स लिख लिए, जब मैं प्लानर पे गया तो मैंने अपना प्लानर चेंज करके टॉपिक मैंने कुछ और कर दिए थे। बट आपने इसके मुताबिक क्या करने हैं, इसके मुताबिक आपने अपनी तमाम चीजें जो है वो प्लान करनी है। ये वो क्वेश्चन है ये जो लाजमी करने हैं भाई। IAS 16 के 20 सवाल नहीं करने, कैश फ्लो के 27 सवाल करने के नहीं कह रहा, कैश फ्लो के 4 सवाल करने के लिए कह रहा हूँ। ये 4 सवाल करने के बाद कुछ क्वेश्चंस की कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, मैं उन एडजस्टमेंट्स को हाईलाइट कर दूंगा, उन एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट देख लीजिएगा। इन सवालों का मतलब है ये सवाल आपने पूरे पूरे करने हैं, ये सवाल जो है आपने पूरे पूरे सॉल्व करने हैं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। इसके अलावा जो कुछ सवाल ऐसे होंगे उनकी मैं जस्ट एडजस्टमेंट्स बता दूंगा, उन एडजस्टमेंट्स को आपने सॉल्व कर लेना है। आप लोगों की प्रैक्टिस बड़ी गंदे तरीके से होती है। मैंने 2-3 बच्चों को फिजिकल कॉलेज में, क्योंकि मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ ना, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि यार कैसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस सारे के सारे बहुत गलत तरीके से करते हैं। आप लोग कहते हैं जी सवाल प्रैक्टिस करने का मतलब है सवाल पकड़ना है, A to Z सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, करते जाना, करते जाने। आप 10-10, 20-20 सवाल ऐसे कर रहे होते हैं, गलत अप्रोच है। आप 4 से 5 सवाल करें, मैक्सिमम 5 सवाल करें जो आपने प्रॉपर फॉर्मेट के साथ A to Z किए हैं, ये ठीक है। उसके बाद जब आप उससे ओवर एंड अबव जा रहे हैं, सवाल पूरा पढ़ें, जो जो इजी एडजस्टमेंट्स उसको क्यों कर रहे हैं। आप जब मुश्किल एडजस्टमेंट लग रही है, सिर्फ उस मुश्किल एडजस्टमेंट को आप पेपर पे सॉल्व करते जाए, बिकॉज फॉर्मेट तो आपको सवाल का बनाना आ गया होगा 3-4 सवाल करके। देन क्या करें, सिर्फ उन मुश्किल एडजस्टमेंट्स को लेके चले, उन मुश्किल एडजस्टमेंट को हर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करें। ये सबसे ज्यादा अच्छी तैयारी होती है एज कम्पेयर टू सारे सवाल 0 से लेके 100 तक सॉल्व करने बैठे हैं। तो ये चीज जो है, ये चीज आपने देख लेनी है। इज दैट क्लियर? तो मैंने ये भी डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया हुआ है, और ये नंबर मेरा ओल्ड है, ये नंबर मेरा बंद है, ये नंबर नहीं चल रहा होता एम R1 की ड्राइव का लिंक आपके पास ग्रुप में आ जाएगा। आपका जो रिवीजन का ग्रुप बना हुआ है उस रिवीजन ग्रुप में R1 का लिंक आ जाएगा, ड्राइव का पिन होगा, उसमें नोट्स डेली बेसिस के ऊपर उसी ड्राइव के ग्रुप में आपके जो टेस्ट हैं वो अपलोड हो जाया करेंगे। तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नंबर बहुत महंगा है यार, 6.25 करोड़ का नंबर है मेरा। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप वो ले लें, आप पूछ सकते हैं, फिर वरना मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत डिस्कस करके जाऊंगा।
और कल मैं इसको एंड करके जो 4 सवाल बताए हैं वो मैं ले जाऊंगा। लैपटॉप कौन सा है अच्छे वाला है? सीएमए के चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन बता देंगे? नहीं, ये सेशन हाउसफुल होना था बट मैंने पहले ही आवाम डाइवर्ट कर दी है, मैंने वहां पे भेज दिया है, क्या कहते हैं, लाइव स्ट्रीम पे आवाम मैंने पार की हुई है, बिकॉज रोज रोज मुझे आवाम तंग करती है कि जी हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे, ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो मैंने पहले लाइव स्ट्रीम पे पार्क कर दिया कि जाओ वहां पे दफा हो जाओ, वहां पे देखते रहो बैठ के, यहाँ पे सुकून से मैं करता रहता हूँ। नोट्स मिल जाएंगे आइए 7 के आज, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछें। टेक्स का भी ज्वाइन किया, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। टेक्स का आई वुड रिकमेंड कि अगर आप आ सकते हैं तो फिजिकल आए टेक्स में, फिजिकल भी आज से तकरीबन चल रही है, फिजिकल में कल रेशो चलना है। जो मिस हो गया आए, आपको कोई मसला नहीं है, फिजिकल आए टेक्स में। अगर मैं फिर कहता हूँ, अगर आप लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर में अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर आप लाहौर में नहीं आ रहे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है कि अगर आप दिन के डेडिकेटेडली 2-3 घंटे नहीं निकाल के कैंपस में आके बैठ सकते तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। बीलो की गाइडेंस के लिए आतिफ हाफिज साहब का जो यूट्यूब चैनल है ना, आतिफ हाफिज साहब का, उनके ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी गाइडेंस दी हुई है। आतिफ हाफिज साहब की मंडे से आई कैप में रिवीजन आ रही है यूट्यूब के, आई कैप रिवीजन बी लॉ की। आप एक काम कीजिएगा कि उनका जो पहला डे होगा ना बी लॉ के रिवीजन का, वो लास्ट में ले लीजिएगा, उसमें बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। उन्होंने अगले 5 दिनों में पूरा बी लॉ करवाने, आप उनकी आई कैप की रिवीजन वो फेसबुक पे भी स्ट्रीम करेंगे, वो अपने यूट्यूब पे भी रख लेंगे, आप वो ले लीजिएगा, दैट विल बी वेरी इनफ, लाइक बेस्ट फॉर यू हो जाएगा। हाँ, आप टेक्स्ट का ही फिजिकल ले लें। फिजिकल की टाइमिंग जो है वो 11 बजे से लेके 1:15 तक R1 की होती है और 1:15 से लेके 4 बजे तक टेक्स्ट की होती है। आप कल सुबह आए, फ्रंट ऑफिस पे उन्हें पूछे मैंने बैठना है, मेरा नाम लीजिएगा, वो बिठा देंगे, कोई कोई जरूरत नहीं है, भाई का नाम बोलते हैं। मैं पास्ट पेपर, मेरी वही कोशिश है कि मैंने आपको इन रिकमेंडेड क्वेश्चंस में 4-4 सवाल दिए हैं, मेरी कोशिश होगी 2 क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको लाइव करवा दूं और 2 क्वेश्चंस जो है वो मैं रिकॉर्डिंग में दे दूं, तो ये चीज आपने देख लेनी, ठीक है। 2 हम यहाँ पे लाइव कर लिया करेंगे और 2 हम रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लिया करेंगे, इसलिए से हम इसको लेके चला करेंगे। अगर आप फिजिकल की बात करें वहां पे कोई चीज मिस नहीं हुई अभी तक। नहीं, उनका अलग प्लान चलता है, आपका अलग प्लान चल रहा है। कोई वैलिड सवाल है तो बताएं वरना मैं बोलना स्टार्ट करूं। मेरे पास्ट पेपर के मस्ट डू क्वेश्चन और लास्ट टाइम में 3 पास्ट पेपर इनफ है। अगर आप ये मस्ट डू क्वेश्चन कर लेते हैं ना और वो 3 पास्ट पेपर कर लेते हैं, आपकी तैयारी बहुत तबाही किस्म की हो जाएगी। पेपर पास इंशाल्लाह आपका हो जाना है। अगर स्टैंडर्ड्स बाय नहीं किए तो क्या होगा? आप उसके 5,000 रुपये मुझे ट्रांसफर कर दें, मैं उसका क्या लूंगा, सोचने दें। 5,000 का क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। Sir, I am currently standing at 0. I can pass the paper if I give 100% on your revision session. If you are appearing in one paper, and which is R1, and you are dedicatedly give your remaining time to R1, then yes, इंशाल्लाह अगर आप इतनी जान मारते हैं आप पास कर सकते हैं, बट इससे अपना वो देखिएगा, मुकाम इबरत समझिएगा कि आपने इतना क्या किया, कि क्यों यहाँ पे 0 पे खड़े हुए आखिरी महीने में। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या करना है? जिस साल में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा मैं उस साल बता दूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या करना है। हाँ जी, कोई मसला नहीं होगा, आप कल आ जाए वहां पे, कोई मसला नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप ए का आसान पेपर है।
पास्ट पेपर तो जब आपका रिवीजन सेशन कंप्लीट होगा आई गेस 24 को, उसके बाद ही करेंगे ना। तो आपको किसने क्या, मैं डेली जो इतना लंबा स्केड्यूल दिया डेली बेस्ड पास्ट पेपर का, साथ साथ नहीं करने हैं आपने भाई, ये साथ साथ करने हैं, क्या हो गया, कौन लोग हो तुसी? सर आई हैव अ क्वेश्चन, यस आस्क। नो, नहीं, अगर आपकी किसी पेपर में अटेम्प्ट लग गई हुई है तो आप उसमें मेरिट सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। मेरिट सर्टिफिकेट के लिए पहली अटेम्प्ट में पेपर में टॉप करना शर्त। आप जिस बंदे को बातें कर रहे होते हैं उसके स्टूडेंट्स मेरिट सर्टिफिकेट लेके जा रहे होते हैं, मयसर है ना आपको तो आपको कदर नहीं है, जिनको मयसर नहीं है उनसे कभी जाके पूछें। टेस्ट कैसे सबमिट करवाने हैं, ड्राइव के लिंक के ऊपर जाएंगे, ड्राइव के लिंक के ऊपर टेस्ट अपलोडेड होंगे, उसके ऊपर ईमेल आईडी लिखी होगी, आप उस ईमेल आईडी के ऊपर टेस्ट फॉरवर्ड करेंगे एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो है वो हो जाएगी। डिस्क्लोजर बनाना IAS 16 में सबसे आसान चीज है। अगर मैं आपको अभी कह रहा हूँ आप कहेंगे बेवकूफ है, झूठ बोल रहा है, इसे क्या पता कि डिस्क्लोजर कितने मुश्किल है। जब IAS 16 के डिस्क्लोजर की बारी आएगी उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा कि बताएं कि डिस्क्लोजर मुश्किल है कि नहीं है। फिजिकल के बाद ऑनलाइन जरूर कोई नीड नहीं रहती भाई, क्या हो गया ऑनलाइन में। मैं आप मुझे कैमरे के जरिए देख रहे हैं, आप मेरा नूर जो है वो थ्रू कैमरा बर्दाश्त कर रहे हैं, फिजिकली आप मेरा नूर जो है आंखों के साथ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बस ये डिफरेंस है। मल्टीपल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का जब डे आएगा उस दिन पे जब हम मल्टीपल स्टैंडर्ड्स कर रहे होंगे उस वक्त बता दूंगा। फिजिकल में भी कोई सिलेबस नहीं हुआ, कह तो रहा हूँ। ड्राइव का लिंक आफ्टर क्लास शेयर होगा। हार्मन की जो पास्ट पेपर्स की बुक है वो सारे पास्ट पेपर्स नहीं करने हैं आपने, जो रिकमेंडेड पास्ट पेपर्स हैं वही आप करें, दैट्स। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस जो है इररेलेवेंट है सारे, मैं इन इररेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक राइट नाउ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैश फ्लो, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कल हम इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। कल हम इसके जो 4 मेजर पास्ट पेपर्स दिए हैं वो करवा के मैं क्या कर दूंगा, आपको इसको वाइंड अप कर दूंगा। अब इसको जरा सुनते जाएं और देखते जाएं कैश फ्लो आसान है कि मुश्किल है। प्रॉब्लम इज डैट कि कैश फ्लो जो है वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको क्या किया हुआ है, मुश्किल बनाया हुआ है। ये कैसा टॉपिक नहीं है, इसमें से मार्क्स नहीं आते, इसमें से एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल आती है। देखते हैं कि मुश्किल है कि नहीं है। टेस्टिंग लेवल इसका 2 है, अप टू 20 नंबर तक का पेपर जो है वो आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में से आ सकता है। अप टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैश फ्लो में से आ सकता है, इंपॉर्टेंट एरिया है। और इस कैश फ्लो में वो बाकी स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन भी ला सकता है, लाइक वो गवर्नमेंट ग्रांट के एडजस्टमेंट पूछ सकता है कैश फ्लोज में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के एडजस्टमेंट पूछ सकता है, IAS 16 के अच्छी एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन वगैरह की वो कैश फ्लो में पूछ सकता है। तो कैश फ्लो एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हमने क्या करना है, अब लेके चलना है, क्या होता है क्या नहीं होता, इसमें क्या कुछ आया। इसमें जिस तरह से आपको सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा जरा उसको फॉलो करना है, दैट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कैश फ्लो में से आप सिक्योर कर सकेंगे। अब कैश फ्लो होता क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपको पता है जी, हम अपनी कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, उनमें हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शामिल होती है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, ये हमारी कंपनी की बैलेंस शीट है। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है जो IAS 7 के तहत हम बना रहे होते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी है जो IAS 1 के तहत बन रही होती है, और नोट्स टू द अकाउंट है।
रिमेंबर ये जो दो एरियाज हैं ये आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करते, बिकॉज जब आप छोटे बच्चे थे, नए नए सीए में आए थे, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने चीजें बनाना सीखी हुई हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये वहां पे सीखा होगा। आपके सिलेबस से ये तीन एरिया जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट। ये तीन एरिया जो है वो आपके यहाँ से रिलेट कर रहे होते हैं। अब जिसमें से इसकी वेटेज 20 नंबर की है, इसकी वेटेज 8 नंबर की है, और नोट्स टू द अकाउंट में जो आप डिस्क्लोजर्स बना रहे हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है। वो आपके सिलेबस में किस किसके डिस्क्लोजर शामिल है? 16 का डिस्क्लोजर शामिल है, 40 का डिस्क्लोजर शामिल है, 23 का डिस्क्लोजर शामिल है, 20 का डिस्क्लोजर शामिल है, आईपीएस का डिस्क्लोजर शामिल है, आईएएस 8 का भी डिस्क्लोजर शामिल है, 36 का भी, सॉरी 36 का भी डिस्क्लोजर जो है वो शामिल है। तो इन तमाम स्टैंडर्ड्स के जो डिस्क्लोजर्स हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है। आप लोग सिर्फ समझते हैं इसका डिस्क्लोजर करेंगे, वो आपसे IAS 33 का भी डिस्क्लोजर जो है वो डिमांड कर सकता है। तो ये डिस्क्लोजर जो बना रहे होते हैं एक्चुअली हम नोट ऑफ अकाउंट गिवन कर रहे होते हैं जो हमने लेके चलने होते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, सिलेबस का बहुत अहम पार्ट है, इसे हमने क्या करना है, लेके चलना है। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है क्या कि हमने बताने हैं कंपनी में हमारे कैश के इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है। बिकॉज जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं कि मेरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, मेरी कंपनी ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, क्या 1 लाख रुपए का प्रॉफिट का मतलब ये है कि उस वक्त उस कंपनी में 1 लाख रुपया कैश इन हैंड पड़ा होगा? इज इट लाइक दैट? क्या यही मतलब है इसका? द आंसर इज नो। इसका ये कतअन मतलब नहीं है, तो ऐसा होता भी नहीं है। अब आप खुद बताएं, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब हम प्रॉफिट बना रहे होते हैं, तो कितनी हमारे पास नॉन कैश वेट आइटम जो है वो आ रही होती है, कितनी आ रही होती है? आप डिप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं, आप एक्रूवल के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है वो लेस कर रहे होते हैं, तो आपके तो एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल आप लाइबिलिटीज बनाते हैं, लाइबिलिटीज कैसे बनती हैं? लाइबिलिटीज बन रही होती हैं अगर आपका कोई एक्सपेंस था, आपने पे नहीं किया, पेएबल है, बट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हुए इसको चार्ज किया हुआ है, तो ये क्या है? आपके एक्सपेंसेस तो बढ़े हुए हैं। तो एक्सपेंसेस कुछ हैं, गेन्स कुछ हैं, सेल्स आप उधार पे करके बैठे हुए हैं। तो कभी भी जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट की स्टेटमेंट आई है वो कभी भी कैश के बराबर नहीं होती, ऐसा ही होता है। अब जितना आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है उतना ही बिजनेस के लिए कैश भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना आउट कैश आउटफ्लो हुआ, उसको हमने देखना है। तो अगर हम इसे काउंट करें तो हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आ जाती है, जिसमें हम एक्चुअली क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि मेरे पास साल से स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस कितना था, हम इसको देखते हैं। हम देखते हैं कि साल में आउटफ्लोज कितने हुए हैं, इनफ्लोज कितने हुए हैं, कितना पैसा मेरे बिजनेस में आया है, कितना पैसा जो है मेरे बिजनेस में गया है, और क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्या है, हम उसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ जाते हैं कि अगर ओपनिंग मेरे पास 1000 था, क्लोजिंग मेरे पास 1200 हो गया है, इसका मतलब मेरा कैश फ्लो कितना हुआ? 200 रुपए का कैश फ्लो मेरे बिजनेस में इन हो रहा है। ये चीज हमने क्या करनी होती है? यहाँ पे डिटरमिन करना सीखनी होती है। अब आई कैप में कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो पूछ सकता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। बताएं जी किसी भी बिजनेस में कैश इनफ्लो के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, कैश आउटफ्लो के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं जिससे आपके बिजनेस में कैश आ रहा है। अब कैश आने का मतलब क्या है कि आप किस एंट्री की बात कर रहे हैं? कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन, कोई भी ऐसे इवेंट की बात कर रहे हैं जिसमें आपका कैश जो है या कैश इक्विवेलेंट जो है वो डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इजाफा हो रहा है बैंक में, कैश में या कैश इक्विवेलेंट्स में, इसकी हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अब कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी कैश को इंक्रीज कर रही होती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स कर रहे हैं कैश के ऊपर, वो इसमें आती है। आपकी कैश सेल्स है, कैश सेल्स क्या होती है? आपने सेल्स की, सेल्स क्रेडिट, बैंक डेबिट, आपके बिजनेस में पैसा आया, ये आपकी कैश सेल्स कहला रही होती हैं। उसके अलावा अगर आप कस्टमर से कैश कलेक्ट कर रहे होते हैं वो इसमें आ रही होती हैं। उसके अलावा कोई किसी किस्म के आपने नॉन करंट एसेट्स वगैरह डिस्पोज ऑफ किए हैं, उससे जो सेल प्रोसीड्स मिल रही होती हैं वो इसमें आ रही होती हैं। अगर आपने कोई शेयर्स वगैरह इशू किए हैं, आप शेयर इशू करते हैं, एंट्री के पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल आप क्रेडिट कर रहे होते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट करने से इसमें क्या हो रहा होता है? आपका इनफ्लो हो रहा होता है। उसके अलावा अगर आप लोन लेते हैं, बोरिंग्स करते हैं, जाते हैं
कर्जा लेके आते हैं, तो कर्जा लेते हैं, एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और बैंक लायबिलिटी अपनी क्या कर रहे होते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो ये वो सोर्सेज हैं जिससे आपके बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है, जिससे आपके बिजनेस में कैश आ रहा है। और कैश आउटफ्लो क्या होता है कि ये वो सोर्सेज हैं, ये वो जराए हैं जिससे आपके बिजनेस में कैश जा रहा होता है। जैसे आप परचेजेस कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, कैश के ऊपर आप पेमेंट करते हैं, तो क्या होता है, एक्सपेंस आपका डेबिट होता है, कैश जो है आपका क्रेडिट हो रहा होता है, तो वो इसमें आ रहा होता है। उसके अलावा आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे होते हैं, सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे होते हैं, वो इसमें आता है। आप कोई किसी किस्म का नॉन क्रेडिट एसेट खरीद रहे होते हैं, वो आपका आउटफ्लो है। आप शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, रिपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं, ये सारे क्या है, आपके आउटफ्लोज होते हैं। तो बिजनेस में पैसा आया कहाँ से, बिजनेस में पैसा गया कहाँ से, आने जानियां जो हम जो है वो देख रहे होते हैं। जो आनियां जानियां ऑफ कैश फ्लो है, वो हमने क्या करनी है, एक स्टेटमेंट में बता देनी है कि इतना हमारे पास कैश आया, इतना हमारे साथ कैश गया। ये हमारी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होती है। अब इस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को ना आपके सामने स्क्रीन पे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। एक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे होते हैं, इसको हमने तीन एक्टिविटीज में, तीन मेन एक्टिविटीज में डिवाइड किया हुआ है। तीन पार्ट्स हैं, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और एक है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओ हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। आप अगर यहाँ पे इस चीज को समझ जाते हैं ना, जो अभी आपके एक दो सेकंड में चीजें आने वाली है, तो यकीन माने आपकी जो कैश फ्लो में कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ आनी है और कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ नहीं जानी, वो क्या होगी, वो आपको पता चल जाएगी। ये आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं बनी हुई हैं। अब देखें, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्ट का मतलब होता है कहीं पे पैसा लगाना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहाँ कहाँ से चीजें आ रही होंगी, आपके नॉन करंट एसेट्स की चीजें आ रही होंगी, जिसमें आप प्लांट परचेज कर रही है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में होती है। लेकिन जो एसेट्स का नॉन करंट का पोर्शन होता है, वो है आपका जी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब जो है, जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होंगी उसमें जो हम कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो देख रहे होंगे, वो इन एसेट्स की तमाम मूवमेंट से क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। उसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें, तो इसमें कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज का करंट पोर्शन जो है उसकी बात हो रही है कि यहाँ यहाँ से हमारे बिजनेस में फाइनेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है, डेट से आ रहा है, वो सारा यहाँ पे आ रहा होता है। और तीसरा अगर आप देखें, तो तीसरा बन रहा है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आ रहा है, अगर आप देखें तो आपके करंट लायबिलिटीज में जो क्रेडिटर्स हैं या अदर पेएबल्स हैं वो इसमें आ रहे हैं, आपका पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें आ रहा है, और जो आपके करंट एसेट्स हैं वो इसमें आ रहा है। तो ये दो चीजें अगर आप देख रहे हैं, दो स्टेटमेंट्स जो बनी है अगर हम देख रहे हैं, तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो इक्विटी का पोर्शन है, उसका जितना भी इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, वो सारा क्या होगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जा रहा होगा। अगर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करनी है, तो वो कहाँ पे जा रही होंगी, वो एसेट्स में जा रही होंगी। अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करनी है, तो वो कहाँ पे जा रही है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो है वो इसका पार्ट बन रही है। अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है, तो यकीन माने कैश फ्लो कोई चीज नहीं है। उससे पेपर पे कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, तो फॉर्मेट के रट्टे मारने के बजाय हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे जानी है, कौन सी चीज कहाँ पे नहीं जानी। आपके लिए चीजें जो है बड़ी सिंपल हो जाएंगी। तो ये ट्री देख के, ये फ्लो चार्ट देख के कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आया फ्लो चार्ट देख के। अब हम इस फ्लो चार्ट को कैरी करते हैं और हम देखते हैं हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के ना ये चार ग्रुप बनाए हुए हैं। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और चौथा है कैश या कैश इक्विवेलेंट। आपने एक काम करना है, जब भी आप आई कैप में जाएंगे ना, आई कैप में जाके जब आपने पेपर देना है और कैश फ्लो का सवाल करना है, एक मिनट डायरी खोलूं, कोई ऐसी चीज ना निकला है, एक मिनट। हाँ, ये ठीक है, ये आपको नजर आ रही है? हाँ, नजर आ रही है। आप आई कैप में गए हैं, आपके पास शीट आई है, आपने जब भी सवाल करना है कैश फ्लो का, आपने जो
लेफ्ट पेज होगा आपका ये वाला पेज, ये वाला। यहाँ से क्या करनी है, यहाँ से आपने अपना कैश फ्लो का सवाल स्टार्ट करना है, हमेशा से याद रखिएगा। यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपका नाम पता आ जाएगा, मतलब कंपनी का नाम शाम क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे आती है पूरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम क्या करते हैं, हम शुरू कर देते हैं, ये फॉर्मेट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे, दे मार्च 4.5 लिखते जा रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, फंस देते हैं। आपने ये काम नहीं करना, ये काम गलती से भी नहीं करना। आपको पता है कि आपने कैश फ्लो का सवाल हमेशा लेफ्ट पेज से स्टार्ट करना है। आप उसका नाम लिख लेंगे, ये उसका नाम है, आपने लिख दिया। आपने सबसे पहले सवाल में जो चीज तलाश करनी है वो होनी चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पकड़ेंगे, उसको जाके आपको पता है वो एंड पे आनी है, तो राइट पेज के एंड पे जाके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने फौरी तौर पर लिख देना है। ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के मार्किंग स्कीम में 1 से 2 नंबर होते हैं लिखने में, लेकिन इसको कैलकुलेट करने की कोई मतलब ऐसी एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं होती, वो बड़ा यूं कैलकुलेट होता है। आपको पता है ओपनिंग कैश इतना है, क्लोजिंग कैश इतना है, ओपनिंग टू क्लोजिंग कंपेयर किया, इतना इनफ्लो होगा, इतना आउटफ्लो होगा, इतना कैश बढ़ा होगा, इतना कैश कम हुआ होगा, ये चीज जो है ये आपने बताई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ते हुए ही जब आप एडजस्टमेंट्स पे जा रहे हैं, आपको ओपनिंग कैश का पता है, क्लोजिंग कैश का पता है, आपने फौरी तौर पे क्या लिख देना है, एंड पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख देना है। जब आप ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख देंगे तो आपने विद इन अ मिनट क्वेश्चन रीड करते हुए ही 1 से 1.5 नंबर जो है आपने क्या कर लिए, सिक्योर कर लिए। जब वो सिक्योर कर लेंगे फिर हम कहानी कहाँ लेके चलेंगे, अगली एक्टिविटीज में लेके चलेंगे और वहां पर जाके काम कर रहे होंगे। तो कैश फ्लो का सवाल करना सबसे आसान उस वक्त है जब आपको पता है कि सवाल करना कैसे है। आप तरीके से सवाल करें, तो जब आप फर्स्ट टाइम सवाल को रीड कर रहे होते ना, जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, उस फर्स्ट टाइम की रीडिंग पे ही आप रीड करते जाएं, वैल्यूज को रेलेवेंट जगह पर जहां जहां बन रही है वहां लिखते जाए। आपका 40 से 50% क्वेश्चन कैलकुलेटर को हाथ लगाए बगैर ही पेपर पे उतर जाता है, इतना इजी कैश फ्लो है। तो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेसिकली कैश है और कैश के इक्विवेलेंट आइटम्स है, जिसको हम क्या करें तो ट्रीट करें। तो इसमें क्या कुछ आता है, कैश इन हैंड आता है, बैंक बैलेंस आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह आ होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये वो करंट इन्वेस्टमेंट है जिनका मेच्योरिटी पीरियड बहुत कम होता है और ये विद इन 3 मंथ्स क्या हो जाती है, 3 मंथ्स में इसको हम मेच्योर करा लेते हैं, या हाईली लिक्विड होती हैं, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं, जब चाहो मार्केट में बेच के आप इनसे कैश लेके आ सकते हो। तो ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहला रही होती हैं। तो ये आपके पास ओपनिंग कैश इन हैंड गिवन होगा, ओपनिंग बैंक बैलेंस गिवन होगा, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी होती है, तो ये लेस होती है। आप इन सबको जमा करेंगे, आप क्लोजिंग को जमा करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जी 1200 के, आपके पास क्लोजिंग है 1800 के, तो आपका कितना कैश इनफ्लो हुआ है, आपका टोटल कैश इनफ्लो जो हुआ होगा वो 600 का हुआ होगा। ये चीज आपने क्या रखनी है, अपने अपने माइंड में रखनी है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले क्या लिखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख के 1 से 1.5 नंबर सिक्योर कर लो। मुफ्ते के नंबर है ये, किसके नंबर है, मुफ्त के नंबर है जो आपने कहाँ करनी है, सिक्योर कर लेने हैं। हम जरा इसको लेके चलते हैं थोड़े से ऑपोजिट वे से, कि ऑपोजिट वे से हम इसको लेके चलते हैं। हम पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की हम बात करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे होती हैं, आपने कोई कारोबार करना है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग। चलो यार मैं इसको थोड़ा रियलिस्टिक लेके चलता हूँ। आप सीए में आए हैं, सीए हो नहीं रहा, आप आईकेआई में पेपर देने जाते हैं, जा जाकर थक गए हैं, थक गए हैं, थक गए हैं। अब आपको एक बिजनेस आइडिया आ गया है कि उसी हॉल के बाहर जहाँ पे जिस शैंडियर के नीचे बैठ के आपने ख्वाब देखे थे किसी के साथ बैठने के, अब आप कहते हैं ठीक है अब मेरा इंतकाम देखो, मैं उसी हॉल के सामने बैठ के समोसों की लगाऊंगा रेडी। आपको ये आ गया बिजनेस आइडिया। तो इस बिजनेस आइडिया को चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा।
पैसे चाहिए होंगे, पैसे आएंगे। अब पैसे कहाँ से आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पैसे हमारे दो सोर्सेस से आ सकते हैं, एक कहलाती है इक्विटी फाइनेंसिंग और दूसरी कहलाती है डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग या डेट फाइनेंसिंग। शार्क टैंक्स देखते हो? शार्क टैंक्स देख से, हालांकि शार्क टैंक से अच्छा जो है था वो उससे पहले एक आया हुआ था, डेट वाज आइडिया करोड़ों का, जो नियो पे लगता था। वो कभी हमने नहीं देखा होगा, बट दैट वाज वेरी वेरी मच अर्लियर देन द शार्क टैंक। लेकिन हमारी कंपनी, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के वासियों को उसमें इनोवेशन में इंटरेस्ट ही नहीं था। हमारे मुल्क वालों को सास बहू ही पसंद होती है और रोने धोने वाली चीजें ये पसंद होती हैं। अब उस शार्क टैंक में अक्सर देखा होगा, जो ये आइडिया पिच कर रहे होते हैं, जो पैसे मांगने आते हैं, वो क्या ऑफर देते हैं कि हम आपको इतने करोड़ देंगे और इतना परसेंट आपकी इक्विटी का लेंगे। कहते हैं या हम आपको इतने करोड़ देंगे, हम आपको एज अ डेट दे रहे हैं और इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं खड़ा हूँ। मुझे एक बंदा कह रहा है यार मेरे से पैसे ले लो, बट मुझे अपने शेयर दे दो। दूसरा बंदा कह रहा है मेरे से पैसे ले लो, मैं तुम्हें लोन दे रहा हूँ, मैं तुमसे सूद ले लूंगा। दोनों बंदे मुझे क्या दे रहे हैं, दोनों बंदे मुझे पैसे दे रहे हैं। मैं पैसा लेके आ रहा हूं, मैं फाइनेंस करवा रहा हूं। तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक होती है इक्विटी फाइनेंसिंग और दूसरी होती है डेट फाइनेंसिंग। और मेरा गला तकरीबन फोत हो गया है, पानी पी लो। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है कि ये वो पैसे हैं जो ओनर्स की तरफ से आ रहे हैं, जो ओनर्स बिजनेस में लाके दे रहा है, वो हमारी कहलाती है इक्विटी फाइनेंसिंग। कैपिटल रेज कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, इक्विटी फाइनेंसिंग कहला रही होती है। और डेट फाइनेंसिंग क्या होती है, हम लोन ले रहे होते हैं, हम सूद लेके आ रहे होते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, डेट फाइनेंसिंग कहला रही होती है। अब मुझे देखना है मेरा टॉपिक कौन सा है, टॉपिक का नाम क्या है, कैश फ्लो। मैंने देखना है कि मेरे बिजनेस में कैश कैसे आएगा, मेरे बिजनेस में से कैश कैसे जाएगा। सोच के आंसर करना। आप बैंक के पास गए हैं, बैंक को कहा बैंक भाई बिजनेस आइडिया आया है, नादिया पीसी केटरिंग के सामने रेडी लगानी है समोसों वाली, और हर जाते बच्चे को कहना है कि अगर तुम्हारी आई कैप में अटेम्प्ट लगेगी तो तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे साथ होगा। तो आप इस बिजनेस आइडिया पे जाना चाहते हैं, लोन लेने जा रहे हैं। जब आप लोन लेके बिजनेस में आएंगे, क्या एंट्री पास करेंगे? आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे या कैश डेबिट करेंगे, और आप इसे क्या करेंगे, आप लोन पेएबल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यही है, यही है एंट्री। अब ये जो एंट्री है ये किसको शो कर रही है, ये हमारे कैश इनफ्लो को शो कर रही है। ये किसको शो कर रही है, कैश इनफ्लो को। पैसा आ रहा है। पैसा कैसे जाएगा, अगर मैं लोन की रीपेमेंट कर दूं, लोन वापस कर दूंगा, तो मेरा पैसा जा रहा होगा। अब लोन वापस करूंगा तो एंट्री क्या पास होगी, ये लोन जो वहां पे क्रेडिट किया था, लोन हो जाएगा डेबिट। और बैंक जो है, मैंने पेमेंट की होगी या कैश से पेमेंट की होगी, तो ये हो रही क्रेडिट। इसे हम क्या कहेंगे, दिस विल बी कंसीडर्ड एज आउटफ्लो। ये हमारा कैश आउटफ्लो कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर?
तो लोन obtained कैश इनफ्लो, लोन रिपे कैश आउटफ्लो, लोन obtained कैश इनफ्लो, लोन obtained कैश आउटफ्लो। याद हो गया? याद हो गया? मुश्किल तो नहीं है। अब हम चलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ। डेट फाइनेंसिंग खत्म हो गई है। लोन से पैसा कहाँ आएगा, लोन से पैसा कहाँ जाएगा, कहानी खत्म। अब हम कहानी सुनते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की, कि इक्विटी वाले कौन सी हमें कहानी सुनाना चाह रहे हैं, कौन सी कहानी ये जुबानी सुनाना चाह रहे हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। पहले हम देखते हैं सोल ट्रेडर के बारे में। अगर एक सोल प्रोपराइटर होता, उसको हम कैसे लेके चलते, उसमें क्या कुछ आता। इसमें बड़ा सिंपल है। सोल प्रोपराइटर में बड़ा सिंपल सा काम होना था। क्या हमने देखना था कि उसका ओपनिंग कैपिटल कितना है, हमने वो लिखना था। न्यू कैपिटल कितना बिजनेस में लेके आया, हमने वो लिखना था। प्रॉफिट्स जो हमने इसको चार्ज किए, हमने वो बीच में ऐड करना था। जो उसने ड्राइंग्स की, जो बिजनेस कैपिटल लेके चला गया वो, और यहाँ पे आ जाना था उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना था। अब एक इंडिविजुअल के अकाउंट में ये चीजें ही होनी थी। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं जो इनफ्लो और आउटफ्लो हैं। जो न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस होता, ये हमारा क्या कहलाना था, कैश इनफ्लो कहलाना था। और जो हमने ड्राइंग्स की होनी थी, ये हमारा कैश आउटफ्लो कहलाना था। ये क्लियर है? उसके बाद शेयर कैपिटल की बात करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में कंपनीज की टैक्सेशन है, तो मेरे टैक्स पढ़ा पढ़ा के ना टैक्स 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 ही चल रहा होता है। बिकॉज अभी इससे पहले जब मैं क्लास करवा के आया था 4 घंटे की, वो टैक्स की थी। ये बीच में 2 घंटे की आई है, इसके बाद फिर टैक्स चलनी है, तो टैक्स 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 ही हुआ हुआ है मुझे। ठीक है। शेयर कैपिटल कंपनीज की बात करते हैं, हम शेयर्स इशू कर रहे होते हैं। हमारे पास शेयर्स की जो टाइप्स हैं वो हमने देखनी है। पहले हैं हम इशू कर सकते हैं एट पार के ऊपर। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू के ऊपर। मतलब क्या है, शेयर की वैल्यू है 10 रुपए और हमने 10 का शेयर दे दिया। 10 का शेयर देंगे, हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा 10 से, कैप जाएगा हमारा शेयर कैपिटल 10 से होगा क्रेडिट। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, शेयर्स की फेस वैल्यू 10 की थी, आपने कितने का दे दिया, इशू कर दिया 15 का इशू कर दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट एंड क्रेडिट। बैंक होगा आपका डेबिट 10 से, शेयर के ओहो बैंक होगा आपका डेबिट 15 से, ये आपको इनफ्लो हुआ। शेयर कैपिटल आपका हमेशा क्रेडिट होगा 10 से। इस लाइन को लिख लो, शेयर कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू। जो शेयर्स की फेस वैल्यू है उसके ऊपर ही क्या होगा, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट हो रहा होगा। और बैलेंसिंग कहाँ जाएगी, बैलेंसिंग अमाउंट हम शेयर प्रीमियम में चार्ज कर देंगे, शेयर प्रीमियम का पार्ट बना देंगे। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, आप कह रहे नहीं हम 8 रुपये का दे देंगे। डिस्काउंट सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बैंक में आएंगे आपके पास 8 रुपये, शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होगा 10 रुपये से, और ये हम चार्ज कर देंगे 2 रुपये का डिस्काउंट एक्सपेंस, और ये हम बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। उसके बाद राइट इशू। राइट इशू क्या होता है कि शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो 50 रुपये है। अब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं कि यार ये 50 का शेयर जो है वो हमसे 20 का ले लो, हालांकि आपकी फेस वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 10 की होती है। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका राइट इशू कहला रहा होता है। इस पे जिस कीमत पर राइट इशू किया होगा उस कीमत पे बैंक जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे क्रेडिट होगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो हम किसको चार्ज कर देंगे, प्रीमियम को चार्ज कर देंगे। और बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू हमारा हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मुफ्त में हम इशू कर रहे होते हैं। अब बोनस इशू हम या तो प्रीमियम से कर रहे हैं क्योंकि रिजर्व से देना होता है, हमने रिजर्व से देना होता है। अब बोनस इशू कैसे होगा,
हमारा शेयर कैपिटल जो है वो तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो शेयर कैपिटल हमारा हो जाएगा क्रेडिट, और ये हमेशा फेस वैल्यू से होगा जो भी शेयर की होती है। और ये बोनस इशू किए जाएंगे शेयर प्रीमियम में से या रिटेन अर्निंग में से। तो यहाँ पे जब हमने शेयर प्रीमियम क्रेडिट किया होता है हम वहां से डेबिट कर देंगे, तो बोनस इशू हमारा ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ध्यान दें, यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ 10 से, कैश इनफ्लो। बैंक डेबिट हुआ 15 से, कैश इनफ्लो। बैंक डेबिट हुआ 8 से, कैश इनफ्लो। बैंक डेबिट हुआ 20 से, कैश इनफ्लो। बट यहाँ पे कोई डेबिट हुआ, कोई किसी किस्म का इनफ्लो होगा नहीं होगा ना। तो ये जो है, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये नॉन कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है। इस पे कोई किसी किस्म का कैश इनफ्लो नहीं हो रहा होता। हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये बनता है हमारा शेयर कैपिटल का अकाउंट। अब आपको मैंने बस ये समझाना था कि शेयर कैपिटल के अकाउंट में से कैश इनफ्लो कहाँ से आएगा। ये जो हमने न्यू शेयर्स इशू किए होते हैं इनसे इनफ्लो है, राइट इशू से इनफ्लो है, ये दो इशू है। शेयर्स की रिडेम्पशन हुई है, आउटफ्लो हो जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा शेयर इशू से कैश इनफ्लो कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, जो बोनस हम इशू कर रहे होते हैं वो शेयर प्रीमियम से इशू कर रहे होते हैं या हम रिटेन्ड अर्निंग से इशू कर रहे होते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग पता है आपको क्या होती है? जो आपने प्रॉफिट्स का एक्यूमुलेट किया हुआ है वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग कहला रहे होते हैं। ऑपरेटिंग रिटेन्ड अर्निंग, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। IAS 16 में आपने पढ़ा हुआ था, IAS 16 में हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, हम रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो वहां सरप्लस से जो चार्ज किया वो यहाँ पे आ जाएगा। जो हमने बोनस डिविडेंड दिया वो आ जाएगा, कुछ फंड्स यहाँ पे गए इधर आ जाएंगे। जो डिविडेंड डिक्लेयर किया होता है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है। और डिविडेंड जब पेएबल आता है हमारा, तो ओपनिंग डिविडेंड, क्लोजिंग डिविडेंड, ये डिविडेंड डिक्लेयर जितना किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअल में डिविडेंड जो पे किया होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बात थी, छोटी सी एक्टिविटी थी इसमें। देखिए अब कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो चीज आपको चाहिए वो ये है कि जो शेयर इश्यूज से पैसे आएंगे वो आपने लेने हैं, कैश इनफ्लो। अब आपको ये बता दिया कि शेयर इश्यूज में से पैसा कैसे आ सकता है, पार से, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, राइट पे। आपने सिर्फ कैश में आइटम पकड़नी है, जितना शेयर इशू से पैसा आया होगा वो आपने लिख लेनी है। आपने लोन लिया, ये भी आपका इनफ्लो है, तो ये इसमें क्या होंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपके इनफ्लोज होंगे। उसके अलावा लोन की रिपेमेंट की है, डिविडेंड की रिपेमेंट की है, इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो, ये आपके क्या होंगे, आउटफ्लो होंगे। इट इज सजेस्टेड कि डिविडेंड पेड हो गया या इंटरेस्ट पेड हो गया, आप इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिख सकते हो। बट इट इज सजेस्टेड अल्टरनेटिवली कि आप इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी लिख लें, कोई मसला नहीं होगा। आप मेरे से पूछें रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि आप कॉमन प्रैक्टिस पे चल रहे होंगे, आपने 5 6 7 8 सवाल जो किए होंगे जिसमें आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कहाँ पे चार्ज किया होगा, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को इसमें चार्ज किया होगा। सो इट इज एडवाइज्ड कि आप इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख लो जाके। यहाँ पे बस जो कैश इनफ्लो हुआ, जो कैश आउटफ्लो हुआ वो रिकॉर्ड करो, आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। अच्छा, पेपर में आप सवाल करने जाएंगे कैश फ्लो का, आपने फौरन सवाल शुरू किया, यहाँ पे नाम लिखा, यहाँ पे लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, छोड़ो यहाँ पे, इस पेज पे चले जाओ एंड वाले, इस पेज पे जाके एंड पे आपने लिख लिया कि ये आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे आ रहे हैं। आपने अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लिए, उससे पहले सबसे आसान एक्टिविटी जो परफॉर्म करने वाली है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। भाई मुफ्त के नंबर है, कोई इसमें मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं है। शेयर इशू की, लोन लेने की, लोन की रिपेमेंट की कोई इशू नहीं है। तो हार्डली एक आधी एडजस्टमेंट होगी, 2 3 नंबर इसके होंगे। फॉरन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख के उसके ऊपर ही आपने क्या लिख ली, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख ली। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेट कैश फ्लो निकालना, इट हार्डली टुक योर 3 to 4 मिनट्स। इन 3 से 4 मिनट में आप 4 से 5 नंबर सिक्योर करके बैठे होंगे। क्या आपको लगता है कि अगर आपका कैश फ्लो का सवाल 18 नंबर का है तो 18 के 18 मार्क्स वो पूरे फॉर्मेट लिखने के और ऑपरेटिंग के होते हैं? नहीं, आपकी हर एक्टिविटी के, हर कैलकुलेशन के सेपरेट मार्क्स होते हैं। अगर आपके पास ये नोट्स की R1 की पास पेपर की किताब हो, उसमें जाके आप मार्किंग स्कीम देखें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अलग नंबर है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अलग नंबर है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के डिफरेंट पार्ट्स के अलग नंबर है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के अलग नंबर है, वर्किंग कैपिटल चेंज के अलग नंबर है। तो अलग अलग नंबर होते हैं इसमें।
अलग नंबर होते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आसान, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटीज में एडजस्टमेंट बड़ी आसान होती है, तो सबसे पहले क्या कर लें, आप इसको सॉल्व करें, आप फाइनेंशियल एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें। सवाल आपका 18 मार्क्स का है, पहले 5 मिनट में आपने 4 से 5 नंबर सिक्योर कर लिए होंगे, रेदर देन आप स्टार्ट करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, डेप्रिसिएशन जाकर लग जाए, वहां पे टाइम वेस्ट करना शुरू हो जाए, अगर कोई अमाउंट फंस गई वहां पे शुरू हो जाए। जो चीज आसान है उसको करें और अपने मार्क्स आप लोगों ने सिक्योर करने हैं। इज दैट क्लियर? मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, कल मैं यहाँ से ऑनवर्ड चलता हूँ, इंशाल्लाह आधे सवा घंटे में हम इसको वाइंड अप करेंगे फॉर्मेट के साथ साथ। तो फिर हम क्या कर रहे होंगे, इससे कल प्रैक्टिस करके मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा। जी जनाब, कोई हौसला हुआ कि जो हौसला था वो भी खत्म हो गया? हौसला हुआ कि खत्म हुआ? इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड को आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखना है। हाँ, फिजिकल वालों को आई वुड सजेस्ट कि आप फिजिकल, अगर आप लाहौर में हैं और अगर आप अगले 10 से 12 दिन अगर आप इन कैंपस आके नहीं ले सकते, तो यकीन माने आपसे बड़ा दुनिया में बर्गर कोई नहीं है। ठीक है, माइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।